हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंकिता। वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता's नीट बायोलॉजी। अभी हम पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर का पार्ट वन में हमने ब्रेन से रिलेटेड ब्रेन से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो हमने पढ़ा था। एंड अपार्ट फ्रॉम ब्रेन जो हमारे एंडोक्राइन दूसरे ग्लैंड्स होते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आता है हमारा थायराइड ग्लैंड। उसका लोकेशन कहाँ होता है एंड स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे पहले। तो उसमें दो लोब्स होते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं विद अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड isthmus। और ये लोकेटेड कहाँ होता है? ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया के दोनों साइड पे ये थायराइड ग्लैंड लोकेटेड होता है। तो बोथ द लोब्स आर कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। तो ये दो हार्मोन्स रिलीज करता है, T3 एंड T4। T3 इज ट्राई आयोडोथायरोडीन, 3 से आपको पता चल रहा है ट्राई, एंड T4 टेट्रा आयोडोथायरोडीन या थायरॉक्सिन भी बोलते हैं उसको। तो जो आयोडीन होता है वो बहुत एसेंशियल होता है हमारे थायराइड हार्मोन्स के सिंथेसिस के लिए। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन अगर हो जाए तो उससे क्या होगा? एक तो पहले तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, जिसमें एनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड का, और उससे क्या होता है, उस एनलार्जमेंट को हम बोलते हैं गोइटर। आपने देखा होगा काफ़ी जगह पे कि थायराइड ग्लैंड के वहाँ जगह पे बहुत एनलार्जमेंट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं गोइटर। वो होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, जब आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से थायराइड हार्मोन्स रिलीज नहीं होते हैं बहुत, या रिलीज कम होते हैं। और जो ये जब ये अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे हो तो ये इट कॉजेज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी। तो उसमें बेबी को क्या होता है, एक स्टंटेड ग्रोथ होता है, लीड्स टू स्टंटेड ग्रोथ, उसको हम क्रेटिनिज्म बोलते हैं, और मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है उससे। तो ये हमारे हाइपोथायरॉयडिज्म के कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब खुद ही ये डिसऑर्डर है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी बहुत डेंजरस हो सकता है एंड इट कॉजेज गोइटर। तो ये किससे होता है? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन से। एंड हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट भी गेन हो जाता है। और अडल्ट वुमेन में हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर। मेंस्ट्रुअल साइकिल के पर भी असर करता है इसका। एंड अगर थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो जाता है तो उसमें क्या होता है, तो रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स बहुत इंक्रीज हो जाता है, बहुत ही अबनॉर्मल लेवल्स पे इंक्रीज हो जाता है, विच लीड्स टू हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपर मतलब ज़्यादा सिक्रीशन होना। तो वो एडवर्सली इफेक्ट करता है हमारे बॉडी फिजियोलॉजी को, एंड इट ऑल्सो लीड्स टू लॉस ऑफ वेट। तो एक्सोथैल्मिक गॉइटर जो होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। उसमें क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, आईबॉल्स का प्रोट्रूजन हो जाता है, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट एंड वेट लॉस। तो उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म क्या कॉज करता है? ग्रेव्स डिजीज या एक्सोथैल्मिक गॉइटर। एंड ग्रेव्स डिजीज इज ऑल्सो एन ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। एंड इट ऑल्सो रिलीजेस थायरोकैल्सिटोनिन, जो रेगुलेट करता है हमारा ब्लड कैल्शियम लेवल्स। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये 4 ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे लोकेटेड होते हैं एट द बैक साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। 1 पेयर ईच इन द 2 लोब्स ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। तो 4 हो गए टोटल। और ये क्या रिलीज करता है? पैराथायरॉयड हार्मोन। तो पैराथायरॉयड हार्मोन बेसिकली एक हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है। हाइपर कैल्सियमिक मतलब इट इंक्रीजेज द, हाइपर का मतलब इंक्रीज होना, तो इट इंक्रीजेज द CO2 CA2 प्लस लेवल्स इन द ब्लड, एंड इट ऑल्सो एक्ट्स ऑन द बोन्स, एंड बोन्स का डी मिनरलाइजेशन या उसको डिसल्यूट करता है, और वो रीअब्जॉर्प्शन भी स्टिमुलेट करता है कैल्शियम आयंस का बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स, जब हम एक्सक्रीशन के टाइम पे पढ़ेंगे। एंड ऑल्सो इट इंक्रीजेज CA2 प्लस अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। तो जो भी हम खाना खा रहे हैं उससे कैल्शियम आयंस को एक्सट्रैक्ट करता है हमारे जो हमारे बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है। तो उसका क्या, अगर हम समराइज करें तो इंक्रीजेस द CA2 प्लस लेवल्स इन द ब्लड, बोन्स को बोन्स की ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीशन के टाइम पे, एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। फिर आता है हमारा थाइमस ग्लैंड।
तो ये एक लोबुलर स्ट्रक्चर है बिटवीन द लंग्स, बिहाइंड द स्टर्नम, जो रिब्स होता है हमारा वहाँ पे। एंड ये हार्मोन क्या रिलीज करता है? थाइमोसिन। तो इसका बेसिकली क्या फंक्शन होता है? डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, जो हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, हम आगे पढ़ेंगे, उसमें हेल्प करता है। एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी में भी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ में हेल्प करता है। तो जो ओल्ड एज जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, ओल्ड एज लोगों में ये थाइमोसिन का रिलीज कम हो जाता है, तो दैट्स व्हाई दे आर प्रोन टू मोर इन्फेक्शंस। फिर हमारा आता है एड्रिनल ग्लैंड। तो ये दो हार्मोन्स रिलीज करता है, एड्रेनालिन या उसका दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन, या नॉर एड्रेनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन। तो अगर इसके डिसऑर्डर क्या होता है कि अगर इनका अंडर प्रोडक्शन हो इन हार्मोन्स का, तो ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को अल्टर कर सकता है, कॉजिंग अक्यूट वीकनेस एंड फटीग, जिससे एडिसन्स डिजीज कॉज होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको, एड्रेनालिन से एडिसन्स डिजीज। तो इसका जब ये कम प्रोड्यूस अगर होने लगा ये हार्मोन, तो इससे एडिसन्स डिजीज होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे फर्क पड़ता है, अक्यूट वीकनेस आती है एंड फटीग। ये आप डायग्राम देख पा रहे होंगे राइट हैंड साइड पे। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या होता है? जो कॉर्टेक्स हमेशा वो पार्ट होता है जो आउटर लेयर को हम हमेशा कॉर्टेक्स बोलते हैं, एंड मेडुला इज ऑलवेज द इनर लेयर। तो मेडुला से एम से आप याद रख सकते हैं, मेडुला से मिडल। तो इनर लेयर इज द मेडुला एंड कॉर्टेक्स इज ऑलवेज द, किसी भी ऑर्गन में कॉर्टेक्स इज ऑलवेज द आउटर लेयर। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? हमारे किडनी के ऊपर, देख पा रहे होंगे आप डायग्राम में। तो ये जो एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन होते हैं, ये रैपिडली सिक्रीट होते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस। जब हमारे बॉडी में कोई भी स्ट्रेस होता है, तो इसलिए इनको हम कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स और हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट। तो जो एड्रेनल मेडुला होता है, जो इनर पार्ट होता है एड्रेनल ग्लैंड का, वो कैटेकोलमीन्स रिलीज करते हैं। तो ये ओवरऑल इनका क्या फंक्शन होता है? क्योंकि ये स्ट्रेस के टाइम पे भी रिलीज होता है, तो ये इंक्रीजेज द अलर्टनेस, पिप्युलरी डायलेशन, पाइलो इरेक्शन, मतलब रेजिंग ऑफ द हेयर, जो हमारे बॉडी हेयर होते हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं, स्वेटिंग कॉज करता है, इंक्रीजेज द हार्ट बीट, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज करता है। तो स्ट्रेस के टाइम पे जो भी हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कैटेकोलमीन्स। एंड इट ऑल्सो ब्रेक्स डाउन ग्लाइकोजन, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। और जो एंड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, जो आउटर लेयर होता है, वो अलग टाइप के हार्मोन्स रिलीज करता है। तो ये 3 लेयर्स में डिवाइडेड होता है। जोना रेटिकुलरिस जो सबसे इनर लेयर होता है, जोनल फैसिकुलेटा मिडल लेयर, एंड जोनल ग्लोमेरुलसा आउटर लेयर होता है ये। तो ये कॉर्टिकॉइड्स रिलीज करता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स से आप याद रख सकते हैं, कॉर्टेक्स एंड कॉर्टिकॉइड्स रिलीज करता है। तो कॉर्टिकॉइड्स दो टाइप के होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल क्या है? कॉर्टिसोल। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या रिलीज करता है? कॉर्टिकॉइड्स। एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज करता है, वो दो टाइप के होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल, एंड वो मेजरली इन्वॉल्व होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए। तो क्या क्या कॉज करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, जैसे फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। फिर वो इनिबिट करता है यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स को। तो उससे क्या मेंटेन होता है? पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और हमारा किडनी फंक्शनिंग सिस्टम मेंटेन होता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस प्रोड्यूस करता है एंड इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है। जब हमारा बॉडी कुछ बहुत ज़्यादा हाइटेंड इम्यून रिस्पॉन्स अगर क्रिएट करता है, तो कॉर्टिसोल उसको रिड्यूस करता है बाय प्रोड्यूसिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स। फिर इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स आरबीसी प्रोडक्शन, डिफ्रेंसिएशन को भी वो स्टिमुलेट करता है। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, वो रेगुलेट करेंगे हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे एंड वाटर को हमारे बॉडी में, और उसका एग्जाम्पल है एल्डोस्टेरॉन। तो ये मेनली एक्ट करता है रीनल ट्यूब्यूल्स पे, किडनी पे, एंड स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयंस का वो एक्सक्रीशन कराता है।
तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीट किसको कराता है? फॉस्फेट एंड पोटेशियम आयंस। प्रीवियस स्लाइड में मैं मिस करके बोलना, कुशिंग सिंड्रोम एक होता है दैट इज कॉज्ड बाय हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल लेवल्स इन द बॉडी। तो जब कॉर्टिसोल लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं ड्यू टू मेडिकेशन, कुछ मेडिसिन में हम कॉर्टिसोल यूज़ करते हैं, या ट्यूमर हो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, जिससे हाई लेवल्स ऑफ ACTH रिलीज होता है, तो उससे कॉर्टिसोल भी बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है? कुशिंग सिंड्रोम। तो कॉर्टिसोल C से याद आप रख सकते हैं, हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल से होता है कुशिंग सिंड्रोम, CC ऐसे आप याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पैनक्रियास। उसे हम कॉम्पोजिट ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो इट्स बोथ एन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन क्योंकि वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है थ्रू डक्ट्स, एंड एंडोक्राइन ग्लैंड क्योंकि वो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन रिलीज करता है थ्रू ब्लड, जिसका ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसमें एंडोक्राइन पैनक्रियाज में सेल्स होते हैं कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स, एंड ये 1 to 2 मिलियन प्रेजेंट होते हैं इन ह्यूमन पैनक्रियाज। तो उसमें दो टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स क्या रिलीज करते हैं? ग्लूकागॉन, जिसका फंक्शन होता है टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, एंड बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज करता है, जिसका उल्टा फंक्शन होता है टू डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। तो ये दो हार्मोन्स मिलके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करते हैं। इट्स लाइक अ सी सॉ, ये दोनों हार्मोन्स सी सॉ पे बैठे हुए हैं और ये पूरा कंट्रोल करते हैं ब्लड शुगर लेवल्स को। तो ग्लूकागॉन को हम हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी बोलते हैं। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है जो मेंटेन करता है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, एंड इट एक्ट्स मेनली ऑन द लिवर सेल्स, जिसको हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराना, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ, ब्रेक डाउन वर्ड डाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, एंड किसका ब्रेक डाउन हो रहा है? ग्लाइकोजन का। तो इट रिजल्ट्स इन, क्योंकि ग्लाइकोजन जब ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है, तो इट ऑब्वियसली इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल, इसलिए हम इसको हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी बोलते हैं। और फिर ये ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करवाता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो उससे भी हाइपरग्लाइसेमिया होता है, अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो हाइपरग्लाइसेमिया होगा। एंड इट रिड्यूसेस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। तो बेसिकली लिवर पे एक्ट करता है, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करता है एंड इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इंक्रीज करता है, बट सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को रिड्यूस करता है। तो ग्लूकोज बेसिकली ब्लड में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंसुलिन, जो एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है, इसका भी ग्लूकोज होम्योस्टैसिस में रोल है। तो ये भी हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स मतलब एडिपोज टिश्यू पे एक्ट करता है, एंड इट एनहांसेस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। तो इसका काम क्या होता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, मतलब ग्लाइकोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन इन द टारगेट सेल्स। तो बेसिकली क्या करता है? सेल से ग्लूकोज लेता है एंड ब्लड, उससे क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल्स ड्रॉप कर जाते हैं। तो ये होमोस्टैसिस जो होता है वो दो, ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन मिलके इसको मेंटेन करते हैं। तो इसका डिसऑर्डर क्या होता है? प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया अगर रहेगा, मतलब शुगर का, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा रहेगी ब्लड में, तो इट विल कॉज डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो उससे क्या होता है? जब डायबिटीज़ होता है तो ग्लूकोज कैसे लूज होता है? थ्रू यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स कॉल्ड कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ये फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग स्टार्वेशन, जब हम बहुत दिन टाइम तक स्टार्व कर रहे होते हैं, तो तब ये कीटोन बॉडीज फॉर्म होते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स को हम कैसे ट्रीट करते हैं? थ्रू इंसुलिन थेरेपी। आपने सुना होगा डायबिटिक पेशेंट्स इंसुलिन लेते हैं अपना ग्लूकोज लेवल्स, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को डाउन करने के लिए। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस है ये। और वो ADH वाला जो हमने पढ़ा था वो डायबिटीज़ इंसिपिडिस था। तो ये कंफ्यूज नहीं होना इन दो टर्म्स में। फिर आता है हमारा टेस्टिस, जो स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होता है, हम रिप्रोडक्शन के चैप्टर में पढ़ेंगे। और होता है प्रेजेंट मेल इंडिविजुअल्स में। तो इसका दो फंक्शन होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी होता है एज वेल एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस में,
वो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं कॉल्ड एंड्रोजन्स। तो एंड्रोजन का एग्जाम्पल क्या है? टेस्टोस्टेरोन एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो ये क्या करता है? रेगुलेट करता है डेवलपमेंट एंड मेच्योरेशन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स का भी डेवलपमेंट करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं जैसे फेशियल हेयर, पिच ऑफ वॉइस, मस्कुलर ग्रोथ, उसको भी रेगुलेट करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस को, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ को भी ये स्टिमुलेट करता है। एंड इट ऑल्सो एक्ट्स ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड मेल सेक्सुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। मेटाबॉलिक इफेक्ट क्या होता है इसका? बेसिकली ऑन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। सिंथेटिक इफेक्ट्स होता है इसका, एनाबॉलिक इफेक्ट्स ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो इसके बहुत सारे रोल्स होते हैं। एक तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलपमेंट करना, रेगुलेट करना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट करना, स्पर्मेटोजेनेसिस का स्पर्मेटोजोआ में फॉर्मेशन में मेजर रोल है, फिर लिबिडो मेल सेक्सुअल बिहेवियर में, एंड इफेक्ट्स ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट आता है हमारा ओवरीज, जो अब्डोमेन में लोकेटेड होता है इन फीमेल इंडिविजुअल्स। उसमें किसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ओवेरियन फॉलिकल्स का बना होता है एंड स्ट्रोमल टिश्यूज का। तो ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है एंड इससे क्या प्रोड्यूस होता है? वन ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो हम आगे पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के चैप्टर में। एंड ये टू स्टेरॉयड हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के क्या फंक्शंस होते हैं? ईस्ट्रोजन बेसिकली होता है फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का ग्रोथ एंड उसका एक्टिविटी को स्टिमुलेट करना, ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करना। फॉलिकल्स प्रोड्यूस होते हैं हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में। फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं, हाई पिच ऑफ वॉइस, मैमरी ग्लैंड डेवलपमेंट, ये सब काम एस्ट्रोजन करता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? आफ्टर ओवुलेशन, जब ओवम रिलीज हो जाता है, तो जो फॉलिकल, जिस फॉलिकल से वो रप्चर होता है, ओवम उससे रिलीज होता है एग, तो जो रप्चर्ड फॉलिकल होता है दैट गेट्स कन्वर्टेड टू कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। तो प्रोजेस्टेरोन का मेन फंक्शन होता है सपोर्ट करना प्रेगनेंसी। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है एंड द फीमेल गेट्स प्रेग्नेंट, तो कॉर्पस ल्यूटियम स्टेज अलोंग जब तक प्लेसेंटा फॉर्म नहीं होता। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता रहता है टू सपोर्ट प्रेगनेंसी। तो उसका एंड एक और फंक्शन क्या होता है प्रोजेस्टेरोन का? मैमरी ग्लैंड पे एक्ट करता है विच स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई। मतलब लैक्टेशन, प्रेगनेंसी से ही लैक्टेशन की तैयारी शुरू हो जाती है। तो मैमरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, तो ब्रेस्ट में एल्वियोलाई फॉर्मेशन होता है। वो दे आर नॉट लंग्स के एल्वियोलाई नहीं, ये दूसरे एल्वियोलाई हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच स्टोर मिल्क। तो ये प्रेगनेंसी के दौरान ही शुरू हो जाता है ये, ताकि लैक्टेशन हो पाए आफ्टर डिलीवरी। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे वो ऑर्गन्स जो अपार्ट फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो पहला आता है हमारा एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट। वो क्या रिलीज करता है? एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। वो क्या करता है? उसका फंक्शन क्या है? डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। किडनी के जो डेक्स्ट्रा ग्लोमुलर सेल्स होते हैं वो एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करते हैं। उसका फंक्शन होता है एरिथ्रोपोइसिस, दैट इज आरबीसी फॉर्मेशन। हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। गैस्ट्रिन जो स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो ये डाइजेशन में हेल्प करता है बेसिकली, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है पेप्टाइड्स में। फिर सिक्रीट होता है सेक्रेटिन। इसका क्या काम है? सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस फ्रॉम पैनक्रियाज। फिर कोलेसिस्टोकाइनिन होता है जो स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीशन एंड बाइल रिलीज फ्रॉम गॉल ब्लैडर। फिर आता है हमारा गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड। तो ये कुछ इनिबिट करता होगा क्योंकि नाम में इनिबिटरी है। तो क्या इनिबिट करता है? गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। एंड कुछ टिश्यूज ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करते हैं विच हेल्प इन टिश्यू ग्रोथ, रिपेयर एंड रीजनरेशन। तो ये टेबल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद करने पड़ेंगे और उसके क्या फंक्शंस होते हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं? जैसे मैच द फॉलोइंग आ सकता है, आपको हॉर्मोन्स के लिस्ट दे देंगे एंड ये वो कहाँ से रिलीज हो रहे हैं वो दूसरे टेबल में दे देंगे। तो यू विल हैव टू मैच कि हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है, किस ऑर्गन से रिलीज हो रहा है। फिर कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे। स्टेटमेंट दे देंगे मतलब
कि 4-5 स्टेटमेंट देंगे अबाउट द फंक्शंस ऑफ द हार्मोन्स, अलग अलग हार्मोन्स के रिगार्डिंग उनके फंक्शंस, अलग अलग स्टेटमेंट्स रहेंगे 4-5, एंड ऑप्शंस में रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ए बी सी या ए बी ओनली, ऐसे करके ऑप्शंस रहेगा। तो आपको हार्मोन्स, जितने हार्मोन्स हैं एनसीईआरटी में, उसके सारे फंक्शंस याद होने चाहिए। फंक्शंस मतलब एक एक फंक्शन, एवरी फंक्शन इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो कोई भी फंक्शन उठा के दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे डिजीजेस जो कॉज होता है ड्यू टू डिफिशियंसी या एलिवेटेड लेवल्स ऑफ द हॉर्मोन्स। तो मैच द फॉलोइंग आ सकता है, उसमें डिजीज के नाम दे देंगे और कॉज क्या है उसका, वो दूसरे कॉलम में होगा, तो यू हैव टू मैच द कॉलम्स। तो इससे हमें क्या, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ही आएंगे मेजरली। तो इसमें हमें क्या पता चलता है इससे कि एनसीईआरटी में जितने भी फंक्शन है एवरी हार्मोन के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इवन एवरी डायग्राम, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के डायग्राम है उसमें जो लेबलिंग है उससे भी आ सकता है क्वेश्चन। जैसे एड्रिनल ग्लैंड का आपको एग्जांपल दे दिया, डायग्राम दे दिया, उसमें बोल जो लेबलिंग है उस वो पूछ लिया ए बी सी डी, आइडेंटिफाई ए बी सी डी क्या है, तो उसमें आपको दे देंगे एड्रिनल मेड्यूला कौन सा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स कौन सा है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है, वो डायग्राम है एनसीईआरटी में, तो पूछेंगे कि किडनी पे जो एक स्ट्रक्चर है वो क्या है, तो एड्रिनल ग्लैंड होता है वो किडनी के ऊपर। फिर आते हैं ये दूसरे हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं अदर दैन द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये जो टेबल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे भी वो सेम क्वेश्चंस आ सकते हैं जो मैंने टाइप बताया आपको, डिस्कस किया। ये नाम दे देंगे, फंक्शन दे देंगे, आपको मैच करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ही आएंगे, इसके अलावा कुछ अलग नहीं आएगा, इसी टाइप के आएंगे। तो आई होप ये वीडियो ने आपको हेल्प किया हो, एंड मुझे आप फॉलो कर सकते हैं दूसरे जो अपकमिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू।